हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने एसएसटी के कुछ टॉपिक कवर किए हैं। जैसा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको पता ही है कि सीईटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एसएसटी के अंदर आते हैं तो वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं। कमो बेश समझो 80% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों एसएसटी के अंदर वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक आपको कराए हैं, तो आपने कभी हमारे हमारे चैनल पर वो मौजूद है, कभी आपने वो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख ले, क्योंकि कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए ये कोई नहीं बोल सकता। तो आप ज़रूर जाकर हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल पर दोस्तों आपको सीईटी, टीएटी और टेट की वीडियो मिलते रहेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। कभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है राज्य और राज्य से साम्राज्य। जैसा कि एक राज्यों में और साम्राज्य में क्या फ़र्क होता है, उसमें क्या फ़र्क है, उसकी डेफिनेशन क्या है राज्य की और साम्राज्य की, उसके बारे में हम आज समझेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी का ये 7वां टॉपिक है हमारा आज का, जिसके अंदर हम ये कवर करने वाले हैं राज्य और साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ से हम। तो एक मिनट, आप 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये कट कर लेते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है राज्य और साम्राज्य। कभी दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों एसएसटी के अंदर सीईटी के अंदर जो दोस्तों एसएसटी में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी करना हर किसी के लिए, एनसीईआरटी पढ़ना समझना हर किसी के लिए। जो भी बच्चा एसएसटी के अंदर जिसका सोशल साइंस करके कोई सब्जेक्ट होगा और उसने लिया होगा पेपर के अंदर, उसकी सोशल साइंस है कभी, तो उसको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीबीएसई वाले जो है दोस्तों पेपर जो कंडक्ट कराते हैं तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देते हैं। कभी पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए हुए इससे 2018 के 19 का 20 का 21 का, कभी आप उसको अच्छे से समझेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही है। तो कभी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर ऐसा नहीं, जैसा कि पेपर के अंदर ऐसा नहीं होता है क्या क्या जैसा कि भाई अशोक कौन था और मौर्य साम्राज्य की बुनियाद किसने डाली थी, ऐसे क्वेश्चन ना आते हुए बल्कि एक एक लाइन को पेपर के अंदर पूछा जा रहा है बड़ी आसानी से। तो आपको एक एक लाइन को एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है राज्य और साम्राज्य। इसके बारे में हम समझेंगे कि राज्य और साम्राज्य में क्या फ़र्क होता है, इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों पहला देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। जैसा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये शासन जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापन स्थापन करने के अंदर किसने साथ दिया था उनका, एक तो चाणक्य का नाम मिलता है किताबों में, या फिर कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। इन्होंने इनको सलाह दी थी कि आप एक शासन की बुनियाद डालिए। फिर उन्होंने इस चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की एक बुनियाद डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की। तो इसी तरह दोस्तों चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक एक किताब में मिलते हैं। चाणक्य के जो है दोस्तों उसके जो विचार है उसके विचार, चाणक्य के जो विचार है दोस्तों वो अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है, किताब है, उसके अंदर हमें मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा आगे देखेंगे नीचे। जैसा कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। जैसा कि मौर्य जो साम्राज्य था दोस्तों उसके अंदर बहुत से नगर थे। इन 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 साम्राज्यों इन साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र या उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। जैसा कि इनकी जो राजधानी थी दोस्तों उसकी वो एक तो पाटलिपुत्र और उज्जैन या तक्षशिला जैसे नगर इनकी राजधानी हुआ करती थी साम्राज्यों की। उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य के टाइम पे तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जैसा कि दोस्तों तक्षशिला जो था वो जैसा कि उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया का जो इलाका था वहाँ से आने जाने का ये एक मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिण भारत से आने जाने का रास्ते पड़ते थे। जैसा कि
उज्जैन जो था दोस्तों, उज्जैन का जो उत्तरी भारत था और दक्षिणी भारत, इसमें आने वालों के लिए रास्ता पड़ता था। जैसा कि जो उधर से भारत आते थे, जैसा कि तो उनके लिए कहाँ से रास्ता पड़ता था, उज्जैन के लिए। उज्जैन में एक तो उत्तरी भारत से और दक्षिणी भारत से। और इसी के साथ थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे नीचे। और जैसा कि दोस्तों शायद जैसा शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी या शिल्पकार रहा करते थे। जैसा कि मौर्य साम्राज्य जो था उसके अंदर शायद व्यापारी, सरकारी अधिकारी या शिल्पकार रहा करते थे। क्योंकि पेपर के अंदर ऐसा कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए आप बोल नहीं सकते। पेपर के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मौर्य साम्राज्य के जो शहर थे उसके अंदर कौन से लोग रहा करते थे। उसके अंदर मौर्य व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। और इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे वंश के बारे में। वंश की डेफिनेशन दी गई है एनसीईआरटी के अंदर कि वंश किसे कहा जाता है, तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं वंश के बारे में क्या दिया गया है। देखिए एक मिनट। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों जब एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक राजा बन रहे हैं तो उसको वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। जैसा कि मौर्य जो वंश था उसमें 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। जैसा कि जब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन था उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण राजा गुजरे। एक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद दोस्तों बिंदुसार और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक। ऐसे 3 राजा जो मौर्य वंश के अंदर महत्वपूर्ण गुजरे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे नीचे थोड़ा सा। जैसा कि राज्य साम्राज्य से कैसे विभिन्न होते हैं। जैसा कि इसके अंदर एक एनसीईआरटी के अंदर एक हिस्सा दिया गया है, एक पार्ट दिया गया है कि राज्य और साम्राज्य के बीच में क्या डेफिनेशन है, क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में समझाया गया है एनसीईआरटी के अंदर। थोड़ा हम उसको भी देख लेंगे। और राज्य साम्राज्य से विभिन्न कैसे होते हैं, अलग कैसे होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, रुकिए एक मिनट। हाँ, जैसे कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं की ज़रूरत होती है। जैसा कि साम्राज्य जो होते हैं दोस्तों राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी जैसा कि उनकी जो रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसीलिए राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। जैसा कि दोस्तों इसीलिए राज्यों को, जैसा कि जो सम्राट होते हैं उनको राजाओं की तुलना में, जैसा कि राज्यों में जो शासन करते हैं दोस्तों उनको राजा कहा जाता है। और जो साम्राज्य में शासन करने वाले लोग होते हैं उनको सम्राट कहा जाता है। कि पूरे राज्यों पे जो नियंत्रण रखते हैं, हुकूमत चलाते हैं अपनी, उनको सम्राट कहा जाता है। और जो अपने राज्यों पे हुकूमत करते हैं उनको राजा कहा जाता है। तो इसी तरह दोस्तों जो सम्राट होते हैं उनको राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसलिए इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करना पड़ती थी। जैसा कि इसी कारण की वजह से वो क्या करते थे फिर, कि उनको सेनाओं की और दूसरे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है सम्राटों को, तो वो क्या करते थे फिर उसको पूरा करने के लिए कर वसूला करते थे। और कर वसूलने के लिए वो क्या करते थे फिर अधिकारियों की नियुक्ति किया करते थे। अब इसी के साथ थोड़ा हम नीचे चलते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। जैसा कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा चला करता था, उस टाइम पे साम्राज्यों के प्रशासन किस तरह चला करते थे प्राचीन टाइम में, उसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो थोड़ा हम उसको भी समझेंगे, क्योंकि कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए आप कह ही नहीं सकते। ये जो टॉपिक है दोस्तों हम जो समझ रहे हैं यहाँ से भी हर साल 1 से 2 मार्क का 3 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिले हैं पेपरों के अंदर। तो आप इसका ये जो हम आज जो समझ रहे हैं राज्य और साम्राज्य के बारे में जो हम देख रहे हैं उसको आप अच्छे से समझिए। तो दोस्तों चलिए देखिए, जैसा कि हम क्या देख रहे थे दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे दोस्तों साम्राज्य का प्रशासन। जैसा कि उस टाइम के सम्राट जो लोग थे, राजा लोग जो हुआ करते थे, सम्राट जो हुआ करते थे, तो वो अपने साम्राज्य का प्रशासन या शासन किस तरह चलाया करते थे उसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। कि जैसे मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य जो साम्राज्य था दोस्तों वो बहुत बड़ा था, इसलिए उसे अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसा कि दोस्तों इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा
नियंत्रण था। जैसा कि मौर्य साम्राज्य का जो पाटलिपुत्र का मौर्य साम्राज्य जो था दोस्तों, उसके अंदर जो पाटलिपुत्र था, जो इलाका था पाटलिपुत्र का, वहाँ पे जो है दोस्तों, वहाँ पे राजा का सम्राट का डायरेक्ट नियंत्रण, वहाँ पे उसके जो आसपास का जो इलाका था वहाँ पे सम्राट का डायरेक्ट नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इसके गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा राजा जैसा कि दोस्तों राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जैसा कि दोस्तों पाटलिपुत्र का जो इलाका था वहाँ पे डायरेक्ट सम्राट का एकदम नियंत्रण था। और जो दूसरे इलाके थे दोस्तों, वहाँ पे जैसा जहाँ पे किसान, पशुपालक, शिल्पकार रहा करते थे, वहाँ से डायरेक्ट जो है दोस्तों राजा कर वसूलने के लिए जो राजा लोग हुआ करते थे, राजा हुआ करता था, वो अधिकारियों की नियुक्ति किया करता था जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। जैसा कि जो लोग राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे, जैसा उनको सज़ा भी दिया करते थे। कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, कोई अधिकारी थे उनको वेतन भी दिया जाता था, जागीरदारी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था। और मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रजांत प्रशांत जो जैसा कि मौर्य साम्राज्य के बीच में दोस्तों छोटे छोटे क्षेत्र भी थे। इन पर नियंत्रण, जैसा कि इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से नियंत्रण शासन किया जाता था। जैसा कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके जो छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे जो छोटे छोटे, तो उस पर जैसा कि दोस्तों तक्षशिला से या उज्जैन से की जो राजधानियाँ थी तो वहाँ से उन पर शासन किया जाता था। और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। फिर कई हद तक इन पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को यहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। जैसा कि कई कुछ जगहों पर रहेगा दोस्तों, जहाँ पर उनको शासन करना है तो राजकुमारों को गवर्नर बनाकर वहाँ पर भेज दिया जाता था कुछ इलाकों के अंदर। ऐसा भी मौर्य साम्राज्य के अंदर हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य उस टाइम के अंदर बहुत प्रचलित था, बहुत बड़ा था। तो इस तरह से वहाँ पे शासन व्यवस्था वहाँ पे चलाई जाती थी। और इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा देखेंगे, जैसा कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। जैसा प्रादेशिक केंद्र प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत के क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का काम करता था। जैसा कि दोस्तों मौर्य जो साम्राज्य था, जो प्रादेशिक केंद्र थे, छोटे छोटे इलाके थे, तो उनके जो वहाँ पर मौर्य साम्राज्य का शासन किस तरह चलता था, वहाँ पर वो उनके जो मार्ग थे, नदियाँ थे, उस पर वो नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। और जो देखिए दोस्तों, जो आगमन के लिए महत्वपूर्ण थे, जैसे कि आने जाने के लिए, आवक जावक के लिए मार्ग और नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी। वहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते, वो उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसा कि दोस्तों जो केंद्र शिक्त प्रदेश थे, जो इलाके थे, वहाँ पर उनको संसाधन के तौर पर जो भी भेंट मिल जाता था, कर मिल जाता था, उसको वो जमा कर लिया करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, जैसा कि अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जैसा कि दोस्तों जैसा कि जो अर्थशास्त्र की किताब है उसमें मिलता है कि केंद्र शासित जो प्रदेश थे, तो उसका जो उत्तरी पश्चिमी का जो इलाका था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और दक्षिण भारत का जो इलाका था वो सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में लिया जाते थे। संभव है कि जैसा कि जो संसाधन हैं वो नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। जैसे कुछ मौर्य साम्राज्य में बड़े बड़े जंगल भी थे, तो वहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जैसे कि वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, वो राजा के नियंत्रण में नहीं थे, कुछ हद तक वो स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य साम्राज्य के पद अधिकारियों को हाथी और लकड़ी वगैरह मुहैया कराए या उनको दे, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती थी जो जंगल के अंदर लोग रहने वाले थे। अब इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे नजराना। उस टाइम पे लोग नजराना लिया करते थे, मौर्य साम्राज्य के टाइम में चीज़ों को भेंट लिया करते थे या लोग उनको भेंट दिया करते थे, उसको नजराना कहा जाता था। उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा इसको अच्छे से समझाया गया है, तो थोड़ा देखते हैं इसको।
जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विद्युत पदार्थों के रूप में या प्रिय लोगों से लिए जाते थे जो स्व इच्छा से देते थे। जैसा कि दोस्तों नजराना जो है ना, जैसा कर तो वो नियमित रूप से उनका एक फिक्स क्राइटेरिया था कि कर हम इतना आपसे वसूल करेंगे, लेकिन नजराने का कोई क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि ये संभवतः जब भी उनको लगता था कि हमें नजराने की ज़रूरत है तो वो इकट्ठा किया करते थे। और नजराना देने वाले लोग स्व इच्छा से अपनी खुशी से लोगों को, वो बादशाह को भेंट किया करते थे। इसी के साथ दोस्तों गस्तनीज जो है दोस्तों, गस्तनीज चंद्रगुप्त के, जैसा कि गस्तनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जैसा कि जो यह है दोस्तों पेपर के अंदर आता भी है कि मौर्य साम्राज्य में जो यूनानी, पश्चिमी यूनानी जो ये राजदूत था वो किसका राजदूत था, तो वो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर नाम का एक राजा था पश्चिमी एशिया का, तो उसका राजदूत था निके निके गस्तनीज उसका जो नाम था। तो ये जो उसका नाम था इसको बड़ी आप अच्छे से याद रखिए गस्तनीज के बारे में। और इसी के साथ दोस्तों हम ये यूनानी था और पश्चिमी एशिया का एक राजा था, जैसा कि सेल्यूकस निकेटर नाम का एक उसका वो राजदूत था वहाँ का। जो राजा का नाम था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। अब इसी के साथ दोस्तों देखेंगे हम अशोक एक अनोखा सम्राट। जैसा कि अशोक एक अनोखा सम्राट था, एक अलग ही किस्म का राजा था, बहुत शक्तिशाली बलवान राजा था। तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जैसा कि सबसे मशहूर शासक जो थे वहाँ मौर्य साम्राज्य के, वो अशोक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी है। जैसा कि प्राकृत भाषा का आपको बार बार जिक्र मिल रहा होगा, बार बार आपको सुनने में आ रहा होगा। तो प्राचीन टाइम में दोस्तों प्राकृत जो भाषा थी वो आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। इसीलिए महावीर ने भी अपनी जो शिक्षाएं दी है वो प्राकृत भाषा में दी है। और इसी के साथ गौतम बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी है वो प्राकृत भाषा में दी है। इसी तरह दोस्तों मौर्य अशोक जो था मौर्य साम्राज्य का एकदम प्रसिद्ध, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा बादशाह, बड़ा बादशाह था। उसने भी अपनी अभिलेखों का अभिलेख काय में लिखवाया करता था, वो भी प्राकृत भाषा में ही लिखाया करता था। तो और ब्राह्मी लिपि में थे। जैसा कि उसके जो अभिलेख थे दोस्तों वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय, जैसा कि अभी अशोक के जो अभिलेख है उसको पढ़ने का, जो सब में पहले जिसने पढ़ा था सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय ब्रिटिश के विद्यमान जेम्स प्रीसेप को जाता है। जैसे कि जेम्स प्रीसेप जो है विद्यमान ब्रिटिश के, तो उनको ये श्रेय जाता है। ब्रिटिश के थे ये, इंग्लैंड के, तो इनको ये श्रेय जाता है। उन्होंने इसके जो उल्लेख है, जिसके जो अभिलेख है अशोक के, उसको उन्होंने अच्छे से पढ़ा, समझाया और लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं नीचे, अशोक ने दोस्तों एक युद्ध भी लड़ा था कालिंगा का। तो उसके बारे में भी एनसीईआरटी के अंदर जिक्र मिलता है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जहाँ से भी आपको जितने भी टॉपिक में पढ़ रहे हम देख रहे हैं, यहाँ से आपको कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए आप बोल नहीं सकते एसएसटी के अंदर, क्योंकि एसएसटी के अंदर एनसीईआरटी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के एनसीईआरटी बोले तो उसके अंदर भरम साफ कंटेंट पड़े हुआ है। तो आप कहाँ से क्वेश्चन बना के आपको सीबीएसई वाले सीएटी वाले दे आपको बोल नहीं सकते। तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए। इसी तरह दोस्तों देखिए जैसे कि कालिंगा तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जैसा कि कालिंगा जो नाम है दोस्तों ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कालिंगा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। जैसे कि अशोक ने कालिंगा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध में जतीत हिंसा और खून खराबा देखकर उसने युद्ध से तृष्णा हो गई। जैसा कि उसको युद्ध से एकदम घिन आने लगी, वितृष्णा होने लगी थी उसको, वितृष्णा युद्ध से। उन्होंने निर्णय लिया कि वो कभी उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। फिर अशोक ने फिर कैसा, जैसा कि भाई कालीगंगा का जब युद्ध हुआ वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा, सैनिकों की जान गई। इसके वजह से जब अशोक ने जब सब कुछ देखा तो उसके बाद उसने क्या करा, युद्ध लड़ने से एकदम साफ इनकार कर दिया और उसने कसम खाई कि इसके बाद वो कभी युद्ध नहीं लड़ेगा भविष्य के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा देखते हैं नीचे,
अशोक का धाम क्या था? जैसा कि आज के टाइम पे हर धर्म अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के प्रसार, बौद्ध है। और प्राचीन टाइम पे भी अलग अलग धर्मों की स्थापना होनी शुरू हो गई थी, जैसे कि जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की। इसी तरह लोगों अशोक ने भी धाम करके एक धर्म की स्थापना स्थापना की थी। धाम क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि अशोक ने भी धाम की एक स्थापना की थी, उसने एक बुनियाद डाली थी धाम की। तो उसका एक जैसा कि उसके बारे में लिखा हुआ मिलता है किताबों के अंदर, तो उसको एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है उसके धाम के बारे में। थोड़ा हम उसके बारे में देख लेते हैं, धामा के बारे में। धामा क्या चीज़ है, क्या बला है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अशोक ने धाम धाम में जैसा कि अशोक के धाम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही ये उसका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे। ये और वो जैसा कि अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने ये महसूस किया कि जैसा कि दोस्तों अशोक ने अशोक ने अशोक ने ये महसूस किया कि निदान उसका कर्तव्य है। जैसा कि अशोक ने क्या महसूस किया कि निदान उसका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धाम मातम नाम के पद अधिकारियों की नियुक्ति की। जैसा कि धाम के लिए उसने महातम करके एक पद, पूरे अधिकारियों को क्या नाम दिया था उसने? महातम नाम का एक नाम दिया था। और वो जो है जगह जगह जाकर धाम की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने धाम के लिए क्या किया था दोस्तों? इसके अतिरिक्त धाम के लिए अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर और शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवा दिए थे। जैसा कि उसने क्या करा, जो धाम के जो भी उसके जो लेख थे या उसकी जो शिक्षाएं देनी थी धाम के ज़रिए से, उसको उसके उसके वो उसका प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसने महात्म करके पद अधिकारियों की नियुक्ति की। और उसके फिर जगह जगह जाकर वो धाम की शिक्षा दिया करते थे। फिर इसी के बाद दोस्तों अशोक ने धाम की शिक्षा को ज़्यादा प्रचलित और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करा, उसके जो संदेश थे उसको कई स्थानों पर, शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो राजा के जो जितने भी, जैसा कि फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। जैसा कि फिर उसने धाम के जो उसके विचार थे उसको उन्होंने ऐसे लोगों को पढ़कर सुनाने को कहा जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, अशोक के टाइम पे। तो उसके लिए उसने ऐसा काम किया। और इसी के साथ दोस्तों अशोक ने धाम के विचारों का प्रसार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत भेजे। जैसा कि उसने धाम का जो उसकी जो शिक्षाएं थी उसको फैलाने के लिए, प्रचार के लिए दूसरे देशों में भी लोग उसके जो धाम के जो अधिकारी थे उनको भेजा। जैसा कि सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, ग्रीस हो गया, ऐसी जगह पर उसने अपने दूत भेजे। दूत हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले इंसान को दूत कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को उसने भेजा करता था। वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। फिर इसी कार्य हेतु के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र को, अब जैसे अशोक का बेटा कौन था? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। उसके दो दो संतान थी उसको, एक महेंद्र और संघमित्रा जो नाम की उसकी लड़की थी, और महेंद्र उसका लड़का था। इसको भी उन्होंने इसकी जो धाम की प्रचार और शिक्षा के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। तो दोस्तों इस तरह हमने आज अशोक का जो मौर्य साम्राज्य है, जैसा कि राज्य और साम्राज्य के बारे में डेफिनेशन समझी। और मौर्य साम्राज्य के जो 3 प्रसिद्ध शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक के बारे में समझा। तो दोस्तों कभी आपको ये वीडियो और वंश के बारे में हमने समझा कि वंश किसे कहा जाता है। तो कभी दोस्तों आपको कभी ये वीडियो कभी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों हम आपको SST के पूरे टॉपिक कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये SST का कंटेंट हम आपको एकदम से करा देंगे। 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक का, 10 क्लास तक का जितना भी NCERT के क्वेश्चन जहाँ से भी पूछे जाते हैं SST के अंदर, तो हम आपको पूरे एक एक टॉपिक को एक एक करके हम कराते जाएंगे। इसके बाद हम इसकी जब हमारा ये क्वेश्चन जैसा कि NCERT के टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम SST के क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बस दोस्तों, अभी आपको कभी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।